नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। जी बिजनेस पर एक ऐसी खबर का असर, फोर्टिस अस्पताल मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय का दखल और हरियाणा सरकार को दिए मामले की जांच के आदेश। जी हां, डेंगू के इलाज के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब दखल दे दिया है। जी बिजनेस की खबर का असर यहां पर हुआ है। हरियाणा सरकार को दिए मामले की जांच के आदेश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हरियाणा सरकार को इस पूरे ही मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डेंगू के इलाज के लिए 16 लाख रुपए का बिल बनाने का एक मामला सामने आया। 7 साल की बच्ची आद्या, जिसका फोर्टिस में इलाज चल रहा था और इलाज खत्म जब हुआ, बच्ची जिंदा नहीं बची और अस्पताल ने बिल थमाया। करीब 16 लाख रुपए का ये बिल उसके माता पिता को थमाया गया। इस मामले में जी बिजनेस की खबर का असर हुआ है। सबसे पहले हमने आपको कल ये खबर दिखाई थी, बच्ची के माता पिता से भी आपकी बातचीत करवाई थी। आपने सुना था कि कैसे उन्होंने बताया कि अस्पताल ने जो लंबा चौड़ा बिल दिया था, उसके बाद कई तरह की बातें भी अस्पताल कर रहा था। हालांकि फोर्टिस लगातार अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपना क्लैरिफिकेशन यहां पर हमें दे रहा है और यहां पर अपना रिएक्शन वो लगातार यहां पर दे रहा है। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार जी बिजनेस की नजर बनी हुई है। हमने कल आपको सबसे पहले ये स्टोरी दिखाई थी, लेकिन देखिए, इसी मुद्दे पर एक कदम आगे बढ़ते हुए आज हम जो एक और कहानी आपको बताने जा रहे हैं वो आपको चौंका देगी। गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में डेंगू के इलाज के लिए जहां 16 लाख रुपए खर्च किए, जब हमने आपको ये खबर बताई तो आप हैरान हो गए थे। लेकिन एक खबर आज आप सुनिए। यहां बेंगलुरु के फोर्टिस अस्पताल में एक महिला की गॉल ब्लैडर स्टोन का इलाज हुआ। करीब 5.5 mm का ये स्टोन था। इलाज हुआ और बिल आया 43 लाख रुपए। दुखद बात यह है कि इतना मोटा बिल परिवार को थमाया गया, लेकिन फिर भी महिला की जांच नहीं बचाई जा सकी। मेरे साथ अभिनव वर्मा है। अभिनव से ही पूरी आप बीती सुन लेते हैं। हम ट्विटर पर लगातार अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे रिएक्शन मांग रहे हैं कि अगर आपके साथ भी अस्पताल ने लूट की है तो आप हमें बताइए। कुछ ऐसे ही अभिनव से हमारी मुलाकात हुई। अभिनव, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। अभिनव, मैं जैसे दर्शकों को यहाँ बता रही थी, आप अगर विस्तार से थोड़ा सा बता पाए, आपकी माता के साथ ये हुआ है पूरा का पूरा मामला। बताइए कि कैसे 43 लाख रुपए का जो बिल फोर्टिस अस्पताल ने आपको थमाया था, क्या है पूरी कहानी? मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ था। जनरली जो फोर्टिस हॉस्पिटल है वो मैं बैंगलोर में रहता हूँ और मेरे घर से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे फोर्टिस पनरघट्टा हॉस्पिटल है। मेरी माँ को एक दिन 19 अप्रैल को पेट में दर्द हुआ। रात में दर्द हुआ। हम लोगों ने, फोर्टिस हॉस्पिटल नजदीक में था। जनरली कोई भी कॉमन आदमी यही देखता है कि उसके घर के आसपास कौन सा हॉस्पिटल है, तो वहाँ हम लोग गए। हम लोगों ने वहाँ पे उस समय वहाँ पे उन्होंने नहीं चेक किया। दूसरे दिन उन्होंने बुलाया 20 अप्रैल को, जिसमें उन्होंने बोला कि उन्हीं के यहाँ अल्ट्रासाउंड हुआ। उसमें निकला कि 5 mm का स्टोन है जिसका आपको ट्रीटमेंट कराना है। ये डॉक्टर शब्बीर अहमद हैं वहाँ पे, जिन्होंने ये डायग्नोसिस किया और ये डॉक्टर सर्जरी करने वाले थे मेरी माँ का ऑन 13 मई को। ठीक है। अब जैसे ये हो गया और उसके बाद इनकी मार्केटिंग टीम होती है। तो जैसे मैंने बताया कि मेरी माँ इंश्योरेंस में कवर्ड है, और तो इन्होंने मुझसे इंस्टेड ऑफ आस्किंग मी कि आपका कौन सा डॉक्टर से मतलब ये डॉक्टर सजेस्ट करने की जगह ये लोग मेरे से ये पूछते थे कि व्हाट टाइप ऑफ रूम यू वांट, एग्जीक्यूटिव सूट चाहिए आपको, मतलब बताइए। मेडिकल ट्रीटमेंट की जगह ये मुझे एग्जीक्यूटिव सूट दे रहे हैं। और इनकी मार्केटिंग टीम में कनीराज है, जो कंटिन्यूअसली पुणे में होने के बाद छुट्टी पे थे, लेकिन कंटिन्यूअसली मुझे फोन करते थे, सर आप मुझे बताइएगा जब भी आपको आना होगा, मैं आपको अच्छे रूम दिलवा दूंगा। ये ठीक है। अभिनव, हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी यहाँ पर मौजूद है। आप जल्दी से मुझे ये बताइए कि आखिर में हुआ क्या। अस्पताल ने आपको यहाँ 43 लाख रुपए का बिल थमाया और सबसे बड़ी दुखद बात यह कि आपकी माताजी अब इस दुनिया में नहीं है।
तो हुआ क्या कि हम लोग 13 मई को हॉस्पिटल गए स्टोन का ऑपरेशन कराने के लिए। उस दिन 13 मई को फोर्टिस के ही डायग्नोस्टिक सेंटर में मम्मी उनका सारा चेकअप हुआ। उसमें सारे पैरामीटर जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं या जो भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी जितने भी पैरामीटर है सब कुछ सही था। लेकिन इन लोगों ने इंस्टेड ऑफ डूइंग 45 मिनट गॉल ब्लैडर का स्टोन का सर्जरी इन्होंने मुझे एआरसीपी के लिए बोल दिया। क्यों? मुझे ये बोला गया कि मुझे डॉक्टर शब्बीर अहमद ने मुझे ये बोला कि मुझे सिर्फ 0.5% का डाउट है कि इन्हें कैंसर है, तो मैं चाहता हूँ कि ये एआरसीपी करें। इन्होंने रेफर किया पूर्ण चंद्रा डॉक्टर को। वहाँ डॉक्टर पूर्ण चंद्रा ने ईआरसीपी किया, जिस ईआरसीपी में इन्होंने नेग्लिजेंटली ईआरसीपी किया जिसके कारण पैनक्रियाज इनका डैमेज हुआ। पैनक्रियाज जैसे डैमेज हुआ उसके बाद इनका एब्डोमिनल पेन बढ़ने लगा। लेकिन उस दिन इनका सैटरडे था तो डॉक्टर जल्दी निकल गए। संडे इनका हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं आते हैं वहां पे, तो वो कोई डॉक्टर नहीं आया। वो पेन में तड़पती रही। फिर इन्होंने जब मंडे 16 को इन्होंने 3 दिन बाद मेरी माँ को शिफ्ट किया आईसीयू में। ठीक है, आईसीयू में शिफ्ट किया और उसके बाद उससे फिर सारे वाइटल ऑर्गन धीरे धीरे तो उनके क्योंकि पैनक्रियास को इन्होंने टच कर दिया था और एक्यूट पैनक्रियाटिस हो गया। धीरे धीरे हुआ। ये पहले एआरसीपी का हमें कभी नहीं बताया गया था। हमें से बोला गया था कि 45 मिनट की सर्जरी गॉल ब्लैडर की होगी। एआरसीपी का कभी नहीं पता। इन्हीं का रिपोर्ट है और इन्होंने ही बोला था कि यानी कि रिपोर्ट भी अस्पताल की तरफ से आई अभिनव, और अस्पताल की लापरवाही इसे कहीं ना कहीं कह सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि उसे 5% लग रहा था, उसके बाद टेस्ट किए गए। 5% नहीं मैडम, लेट मी करेक्ट, 0.5%, सिर्फ 0.5% का डाउट था इनको। इनके अपने 0.5% के लिए इन्होंने एआरसीपी किया। अभिनव, आपको 43 लाख रुपए का बिल थमाया गया। कितने दिन के लिए आपकी माताजी यहाँ अस्पताल में एडमिट थी? मेरी मम्मी 13 मई को एडमिट हुई और 3 जुलाई को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। मतलब टोटल 54 डेज इन्होंने आईसीयू में रखा। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने बीच में एक ट्रैकिया करके एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो इतना बिल हो रहा था 35 लाख, तो हम लोगों ने पे कर रहे थे धीरे धीरे। इन्होंने बीच में सर्जरी तक रोक दी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ। मेरे फादर ने फिर इन्हें रिटर्न में दिया कि विल कीप पेइंग द बिल 1 by 1, ठीक है। मैं आपको, अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए, ये आप देख पा रही हैं, ये मेरे फादर ने लिखा कि माय वाइफ इज हॉस्पिटलाइज्ड and we will pay the amount, some amount remaining in few days। ये हम लोगों ने ऑलरेडी उतना पे कर रखा था, लेकिन बिल पड़ गया 43 लाख का, ठीक है। ट्रैकिया इन्होंने सर्जरी बीच में स्टॉप की। इन्होंने ट्रैकिया की सर्जरी, मतलब इनको वेंटिलेटर से डालने के बाद। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ और आप परेशान मत होइए, आप रोइए मत, हम समझ रहे हैं। आपके लिए बहुत दुखद समय है ये, और हम आपसे बार बार इस पूरे ही मामले के बारे में बताने की बात भी कर रहे हैं आपसे। मैम 2 मिनट और मुझे दिया क्या जाए, क्योंकि इनकी नेग्लिजेंस मैं बताता हूँ। इनकी नेग्लिजेंस क्या, इनके फोर्टिस के नोट पैड पे जहाँ पे ये लोग लिखते हैं उनमें इन्हें ये नहीं पता कि रंजना वर्मा मेल है या फीमेल है। इनके ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट है जहाँ पे इनको सेक्स नहीं पता कि द पेशेंट हुम दे आर ट्रीटिंग इज अ मेल और अ फीमेल। इसके पेस मेकर जब इन्होंने लगाया, बाकायदा डॉक्टर के नोट पैड पे, फोर्टिस के नोट पैड पे डॉक्टर का सिग्नेचर, आज 51 ईयर्स को कर दिया, 57 ईयर्स की मदर थी, 51 ईयर कर दिया, मेल कर दिया। इन्हें डॉक्टर का साइन कर रहे हैं। अगर आपके फोर्टिस के नोट पैड पे आप लिख के दे रहे हैं, दिस इज ऑन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, आपको पता होना चाहिए कि आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं वो मेल है या फीमेल है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जिस दिन मेरी माँ मर रही थी, इंस्टेड ऑफ डॉक्टर जो आइसोलेशन रूम में होने चाहिए, इन्होंने बाउंसर खड़े कर दिए। हम लोग को बाउंसर से डरा रहे थे। ये इन्होंने बाउंसर 4-5 बाउंसर मंगवाए और आइसोलेशन रूम में डॉक्टर की जगह बाउंसर खड़े थे। ये इनके आशीष मट्टू हैं यहाँ पे डायरेक्टर। और एक चीज और बता अभिनव, एक और चीज मुझे ये बताइए कि क्या फोर्टिस अस्पताल के मैनेजमेंट ने आपसे बात करने की कोशिश की? क्योंकि कल जब हम ये बड़ी खबर दिखा रहे थे, मैं आपको बता दूं कि आद्या के पेरेंट्स से मिलने के लिए फोर्टिस का मैनेजमेंट आया था, लेकिन जब उसने हमारी ओबी वैन बाहर आद्या के पिता के घर के बाहर देखी तो वो लोग वापस चले गए। क्या आपसे भी फोर्टिस के मैनेजमेंट ने बात करने की कोशिश की थी? मैनेजमेंट मैम, फोर्टिस का मैं बताता हूँ। फोर्टिस के जसवीर गरेवाल एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट आए थे गुड़गांव से मेरे घर बैंगलोर, ओनली टू मीट मी।
सिर्फ मुझे मिलने के लिए गुड़गांव से, मैं तो ये कहता हूँ कि फोर्टीज में ऑन एन एवरेज हर दिन 2 डेथ होती होगी। क्या हर दिन कोई एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट लेवल का बंदा क्या अब गुड़गांव से मेरे घर आएगा मुझे ये करने के लिए, मेरे साथ सेटलमेंट करने के लिए? क्यों मैं क्यों सेटलमेंट करूं? मैं नहीं लिखूं। मैं उनका कहना है कि आपने जो फेसबुक और ट्विटर पे जो लिखा है आप उसे हटा दीजिए। मैं क्यों हटाऊं? मेरी एक तो मां मर गई, उसके ऊपर से आप चाहते हैं कि मैं ये हटा दूं? तब आप मेरे पैसे वापस करें। एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, उनका ये कार्ड है, देखिए, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जशबीर गरेवाल, सेंट्रल सर्विसेज गुड़गांव, फोर्टिस हॉस्पिटल। अभिनव, आपके लिए बहुत मुश्किल समय है और मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि कैसे आप इतने मुश्किल दौर से गुजरे होंगे जब आपकी माँ बिस्तर पर होगी, आपने अपनी माँ को खोया है और ये पूरा का पूरा जो वाक्य हुआ, अस्पताल की लापरवाही से लेकर मेरे पास शब्द नहीं है सच कहूं तो, जो भी आपके साथ हुआ। थैंक यू सो मच कि आपने हमसे संपर्क किया और दर्शकों तक हम ये बात भी यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। फोर्टिस बैंगलोर का ये मामला है। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि हैशटैग अस्पताल मेडिकल लूट हमारा जो हैशटैग है, आप उससे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप भी अगर किसी तरह की अस्पताल की लूट का शिकार हुए हैं तो आप हमसे संपर्क करें। और हम यहाँ नहीं रुकने वाले हैं, हम आपके हक की लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर RN टंडन हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, साथ ही साथ डॉक्टर सुमित्री हैं, VC है डिपार्टमेंट ऑफ क्रिटिकल केयर, सर गंगाराम अस्पताल से। सर बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का जी बिजनेस पर। और स्वागत से ज्यादा डॉक्टर टंडन, आप मेरे साथ स्टूडियो में हैं, आपने खुद सुना अभिनव ने क्या कहा। मैं सच में नहीं समझ पा रही हूं कि मैं आपसे सवाल क्या पूछूं, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि अभिनव किस परेशानी से गुजरे हैं। 40-45 लाख का तो बिल आप छोड़िए, गुड़गांव फोर्टिस से मैनेजमेंट जाता है बैंगलोर, क्या सेटल करने के लिए जा रहा है और क्या IMA ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? किस तरह का प्रूफ अब आप और चाहते हैं सर? ये 2 चीजें, पहले तो मेरी सिंपैथीज हैं वर्मा जी के साथ में। जो कुछ हुआ है वो बहुत बड़ी एक परेशानी की बात है परिवार के लिए जिन्होंने अपनी माँ को खोया है। पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर चीज़ को, कुछ चीज़ें मैंने सुनी कि एक गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम थी जिसके लिए वो वहाँ गए, स्टोन की प्रॉब्लम, हाँ। तो जिसके लिए वो गए थे और ERCP करनी पड़ी, जिसके बाद कॉम्प्लिकेशन शुरू हुए। तो एक बात सबसे पहले, एक हमारी मेडिकल साइंस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ERCP एक प्रोसीजर है जिससे आप नली के अंदर अगर कोई पथरी है या नली में आपको शक हो रहा है कि रुकावट है, उसको करके देखते हैं और अगर आपको रुकावट मिलती है, स्टोन मिलता है तो स्टोन निकाल सकते हैं। रुकावट मिल रही है उसके लिए स्टेंट डाल सकते हैं। जो थोड़ा सा मेरे को समझ में आया कि उनको शायद कैंसर का शक था, वो किस वजह से कैंसर का शक था ये मेरे लिए कहना पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर टंडन, आप बहुत सीनियर प्रोफाइल पर हैं। मैं सही कहूं तो मुझे टोकते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है आपको, लेकिन मैं सच बताऊं सर, अगर आप बाहर निकलेंगे और अस्पतालों की हालत, शायद आप हकीकत आप हमसे बेहतर जानते हैं। हमें ट्विटर पर रिएक्शंस नहीं चाहिए, हमें फेसबुक पर रिएक्शंस नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि कोई व्हाट्सएप पर हमें बताए कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है। असलियत आप खुद बताइए कि क्या आप नहीं जानते कि अस्पतालों की लूट किस तरह की है? एंड देन देयर इज नोबडी टू एक्चुअली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक शख्स ने अपनी मां को खो दिया डॉक्टर टंडन, और उसके बाद अस्पताल पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। इसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके के अस्पतालों को, पहले तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स की एक एसोसिएशन है, हमारे पास इस तरीके के कोई प्रावधान नहीं है कि हम हॉस्पिटल के ऊपर कोई एक्शन ले सकें। ठीक है सर, तो प्रावधान किसके पास है? ये प्रावधान गवर्नमेंट के पास है। और हमारे जो भी कंप्लेनेंट हैं, ये डॉक्टर के लिए तो MCI और दिल्ली मेडिकल काउंसिल है या कर्नाटका मेडिकल काउंसिल है, परंतु हॉस्पिटल के लिए इस तरीके का कोई प्रोविजन अभी तक नहीं है हमारे MCI के पास या हमारे पास जिसमें हम कर सकें। डॉक्टर टंडन, हम जब भी इस तरह की बातें करते हैं ना, सिर्फ पल्ला झाड़ने वाला कोई मिल जाता है। मुझे दुख हो रहा है सर कि आप जो यहाँ पर बता रहे हैं कि आप सिर्फ डॉक्टर्स
तक सीमित है, अस्पतालों तक आपकी पहुंच नहीं है, तो सच में सवाल ये उठता है कि आखिर पहुंच किसकी है। यहां पर इतना बड़ा मेडिकल नेग्लिजेंस हो जाता है। अस्पताल जो है सर एक तरह से बिजनेस बन गया है ना, ये तो मतलब सिंपल बिजनेस है। डॉक्टर रे, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? सर मुझे तो सिंपल बिजनेस नजर आता है। मैं अपनी पर्सनल राय यहां पर रख रही हूं कि जब मैंने बहुत सारे रिएक्शंस ट्विटर पर पढ़े, फेसबुक पर पढ़े, तो दुख होता है सर। एक तरफ प्रधानमंत्री बात करते हैं न्यू इंडिया की, एक तरफ बात होती है कि हर किसी को बढ़िया इलाज मिले। किस तरह का इलाज मिल रहा है? प्राइवेट अस्पताल कैसे अपनी मनमानी चला रहे हैं? कोई तो रोकेगा ना सर इसको। डॉक्टर रे, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए हाँ जी जी हाँ सर। जी जी सर। हाँ जी मैं बहुत सॉरी हूँ कि अभिनव आपके साथ ऐसा हुआ, पर आपने जो सवाल पूछा उसके जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप यदि प्रीडोमिनेंट यदि कोई हेल्थ सिस्टम जैसे इंडिया का हेल्थ सिस्टम है, वो यदि प्राइवेटाइज्ड हेल्थ केयर है, सिर्फ टर्म से ही प्राइवेट मतलब ही बिजनेस होता है, ठीक है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। जब बिजनेस होता है तो बिजनेस में अनफॉर्चुनेटली बिजनेस प्रॉफिट की तरफ देखता है। इस चीज में दो चीजें देखनी है हमें। एक तो उसको ये सिस्टम्स को रेगुलेट कैसे किया जाए, गवर्नमेंट किस तरह से रेगुलेट कर सकती है कि प्राइसेस कैसे कंट्रोल किया जाए, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो कौन लायबल है और कौन पे कर सकता है। आपने ये सवाल पूछा था डॉक्टर टंडन से कि कौन रेस्पॉन्सिबल है एक्शन लेने के लिए, ये मेडिकल काउंसिल कर सकती है या डॉक्टर टंडन ने जैसे बोला गवर्नमेंट कर सकती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को जो वो रिप्रेजेंट करते हैं, ये डॉक्टर्स का रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है ये चीज़ करने के लिए। एक तो वो हुआ रेगुलेशन की, प्राइस रेगुलेशन। एक क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट आना था, जो एक एक्ट डिटरमिन हुआ है पर अभी तक कहीं पर भी इम्प्लीमेंट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में नहीं हुआ है, और ये बहुत ज़रूरी है कि एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट उसको लाया जाए और रेगुलेट किया जाए कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो एक इंडस्ट्री है, प्राइवेट हेल्थ केयर हर समय इंडस्ट्री होगा, उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, उसके प्राइसेस और कॉम्प्लिकेशंस और इश्यूज़ को। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी देश आप देखेंगे, आप ये रेज कर रहे हैं टॉपिक, ये बहुत अच्छी बात है। यदि कोई भी आप देश देखेंगे जो अच्छा करता है हेल्थ केयर में, उसका पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा होता है। और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम दो चीज़ों से अच्छा होता है। एक है कि गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक हेल्थ केयर। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जिनका हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है, उनका जीडीपी का एटलीस्ट 3% जीडीपी का सरकारी गवर्नमेंट मनी, पब्लिक मनी जो है वो इन्वेस्ट करना जरूरी है हेल्थ केयर में। और अकाउंटेबिलिटी एक हेल्थ केयर पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का जो आप यहाँ पर बातें बता रहे हैं, मैं है। सही बताऊं आपको कि कल से हम इस स्टोरी को ट्रैक कर रहे हैं। मतलब कि हमने विद्या वाली खबर जब हमने सुनी, हमने उनके माँ बाप से बात की, कल से हम जी बिजनेस पर ये मुहिम चला रहे हैं, अस्पतालों की लूट। आप जो बातें कर रहे हैं वो सब मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन डॉक्टर रे यकीन मानिए, जो लोग हमारा इस समय शो देख रहे हैं ना, उनके दिल में कहीं ना कहीं दर्द है। आप भी जानते हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर सर, जब आपके पास कोई आता है मरीज, आप लोग जो कहते हैं मरीज वही करता है। कोई भी मरीज शायद आपसे ये नहीं कहता होगा कि आप ये वाली दवाई हमें मत दीजिए क्योंकि इसका प्राइस ज्यादा है, आप ये वाला इंजेक्शन हमें मत लगाइए, या ये टेस्ट हम नहीं कराएंगे। सर आप लोग हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम सब लोग आपकी तरफ देखते हैं, इसलिए आपको भगवान का दर्जा मिलता है। शायद ये पूरा का पूरा जो प्राइवेटाइजेशन और बिजनेस का नाम आ चला है, इसे बदलने की जरूरत है। अरुण गडरे साहब है, ऑथर है डिसेंटिंग डायग्नोसिस के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अरुण, कैन यू हियर मी सर? क्या डॉक्टर अरुण तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो, पहुंच रही है जी। डॉक्टर अरुण, आई एम श्योर आप सुन रहे होंगे ये पूरा का पूरा डिस्कशन। और सर यकीन मानिए, शो हमने शुरू किया था 6 बजे और अब करीब 6:15 हो रहे हैं। बहुत दुख हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सही मायनों में सवाल क्या पूछूं, क्योंकि जब शुरुआत की थी तो ये लगा था कि शायद कोई ये बता पाएगा कि तरीका क्या होना चाहिए। सर ये तो कठपुतली बन गए हैं बड़े बड़े अस्पतालों की, कि सही ये चाहते हैं कि हमारा कोई अपना ठीक हो जाए, इसलिए अस्पताल का रुख करते हैं। अस्पताल जो कहता है, हर मरीज जो अस्पताल पहुंचता है वो वही करता है, डॉक्टर जो कहता है वही करता है, अस्पताल जो कहता है वही करता है। सर आखिर करें क्या अब?
या दो तीन चीज करनी चाहिए। एक तो पहली, ऑल दीज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो है उनके ऊपर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का नियंत्रण नहीं है। मतलब एक महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में ऐसे ही कमीशन प्रैक्टिस के खिलाफ डॉक्टर बावर स्नेक ने कंप्लेंट की थी, तो उन्होंने स्टैंड लिया कि हम इंडिविजुअल डॉक्टर हमारे ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, बिकॉज ये जो पल्टीज हॉस्पिटल वगैरह जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन एक इंडस्ट्री बल्कि किया है और वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के दायरे से बाहर है। तो पहली चीज मैं हेल्थ मिनिस्टर से अपील करूंगा कि पहली चीज ये होनी चाहिए, जो भी हेल्थ के बिजनेस में है वो पूरा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एथिक्स के दायरे में आना चाहिए, फुल स्टॉप। क्योंकि अगर आपके पास कोई कानून नहीं तो आप कौन से प्रश्न से उनको प्रश्न पूछेंगे? डॉक्टर गडरे, बहुत सारे कानून तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना देती है और कहती है स्टेट्स को फॉलो करने के लिए, ताकि स्टेट्स उन पर अमल करे और जो अस्पताल है वो इस दायरे में आ जाए कि कैपिंग की जाए, एक तरह से बताया जाए कि अगर मुझे डेंगू या मलेरिया जैसी बीमारी है तो मुझे कितना खर्च करना होगा। इसकी मैपिंग, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी अंडरस्टैंडिंग हर आम आदमी तक पहुंचनी जरूरी है सर। यही नहीं कर रहे हैं स्टेट्स तो। जी मैं वही बोल रहा हूँ। तो पहला तो ये कानून बनना ही चाहिए क्योंकि उनको जॉब हम पूछ सकते हैं। दूसरा, कॉस्ट के बारे में, ये पूरे सारे के सारे अस्पताल बिल्कुल कमाते हैं, वो मेडिकल कंज्यूमेबल से कमाते हैं। मतलब मेरी खुद की लड़की बीमार थी और उसको एक्सीडेंट हुआ था और प्लेट का चार्जेस डॉक्टर ने मुझे 50,000 बताया। वो डॉक्टर हमारे दोस्त है और बाद में जब बिल आया तो हॉस्पिटल ने उसका बिल 1,04,000 रुपए लगाया था। तो मतलब इतना बड़ा धोखा मेरे साथ किया। बिल्कुल सर, अगर आपके साथ भी इस तरह का धोखा हो सकता है, आप जाने माने ऑथर है, खुद एक जाने माने डॉक्टर भी है, अगर आपके साथ इस तरह का हो सकता है तो सर आम आदमी को तो फिर समझ ही लेना चाहिए कि अस्पताल उनके साथ धोखा करेगा। सर यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। डॉक्टर टंडन वांट्स टू से, हम लोगों ने IMA की तरफ से MCI को भी रिक्वेस्ट किया है कि इस तरीके के अस्पतालों को जिस तरह से डॉक्टरों को रेगुलेट करते हैं, हॉस्पिटल्स को भी रेगुलेट करें, क्योंकि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सिर्फ डॉक्टर्स के ऊपर लगे हैं, हॉस्पिटल्स पे नहीं है। तो उसके लिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि इस तरीके के रूल्स बनाएं। और जहां तक चार्जेस की बात है, उस चार्जेस में ट्रांसपेरेंसी के लिए MCI ने बहुत बार ये बताया है कि जो आप एस्टिमेट दे रहे हो मरीज को एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वही रहना चाहिए आखिर तक, अनटिल एंड अनलेस कि अगर आपको बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई है, आपने कुछ और चीजें ऐड करी हैं या कुछ और आपको करना है, तो उसको इन्फॉर्म करके मरीज को, रिश्तेदारों को, उसके बाद ही आपको वो सब काम करने चाहिए। तो ये सारे प्रावधान हैं MCI के रूल्स में, चाहे वो हम 1.78 देखें या हम 7.67 में जाएं। इन सब ये रूल्स हैं जहां पर ये ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए MCI ने कहा हुआ है। डॉक्टर टंडन, उम्मीद करते हैं कि आप तीनों गेस्ट यहाँ पैनल पर आए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लगातार जी बिजनेस पर इस मुहिम को उठा रहे हैं, इस मुहिम से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें भी दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग हमें बता रहे हैं कि कैसे अस्पतालों की लूट का शिकार वो भी हुए हैं। हमने यहाँ पर जी बिजनेस की मुहिम से जाहिर तौर पर देश भर में हड़कंप मचा, और रिएक्शन सुनिए आप। यहाँ पर JP नड्डा साहब ने क्या कुछ कहा और जो बाकी हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, कुछ से हमने बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना को सरकार ने बहुत संज्ञान लिया है। मैंने हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को इससे की उनकी पूछताछ की है और मैंने उनको कहा है कि आप एक डिटेल्ड रिपोर्ट भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजें, और मैंने स्वास्थ्य सचिव से कहा है कि वह इसके पर देखें, उनके डिटेल्ड रिपोर्ट पर कार्रवाई करें और वट एवर नीडेड एक्शन इज देयर वी विल बी टेकिंग। इस पर कई एक्ट भी बने हुए हैं और उसके बावजूद अगर अपने में सुधार नहीं लाते हैं तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि उसकी पूरी जांच घटना के विभाग के संज्ञान में आया है, उसकी पूरी जांच के आदेश हो चुका है। मुझे लगता है इसकी जांच होगी और जांच में कोई आंच नहीं, और अगर उसमें जो भी प्रकार का दोषी पाए जाएंगे ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। और देखिए, तो पता करना पड़ेगा और इसकी जांच करवाएंगे
कि किस कारण इतना बड़ा बिल बनाया। और डेंगू का इलाज तो सरकारी अस्पताल में भी मुफ्त में होता है, अब ये प्राइवेट अस्पतालों का तो यही सिलसिला बना हुआ है। तो लोगों को चाहते हैं कोई फंसे और हम करें काम। तो चलिए, अस्पतालों की मनमानी पर जागी है सरकार, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि फोर्टिस अस्पताल के इस मामले में अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने दखल दे दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हरियाणा सरकार को जांच के आदेश यहां पर दे दिए हैं, लेकिन सिर्फ जांच करने से कुछ नहीं होगा। यहां पर अस्पतालों को भी एक तरह से समझना होगा और सरकार को जागना होगा और बताना होगा कि किस तरह का इलाज वो कर रहे हैं। इस मुहिम को देखकर लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। दिल्ली में लोगों ने अस्पतालों की मुनाफाखोरी के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। सुनिए। डॉक्टर ऐसे तो लूटमार करवे करता, हर जगह की यही स्थिति है। हम हॉस्पिटल से लेकर आए, पर्चा देकर दवाई बाहर लिखता है सफदरजंग से। क्या कर सकते हैं, ये हॉस्पिटलों का अपना मनमानी है। जिस तरह से वो पेशेंट की क्या स्थिति नहीं रहती है, वो एक्चुअली पेरेंट्स को बताते भी नहीं है कि एक्चुअली क्या स्थिति है अभी, और वो उम्मीद दिलाते रहते हैं। लोग इस उम्मीद में रहते हैं कि चलो ठीक हो जाएगा, अच्छी हॉस्पिटल है, बट लास्टली उनको कुछ बेटर भी नहीं कर पाते और अच्छा खासा बिल वो दे देते हैं। हॉस्पिटल की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो बेसिकली मतलब अगर उस बच्चे की डेथ हो गई है एंड 16 लाख रुपीस भी पे करना पड़ा, तो मतलब हॉस्पिटल की फिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे इन्होंने बिल दिया, ये तो गलत बात है। जैसे कोई गरीब आदमी ऐसे तो मर ही जाएगा, और इसीलिए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग आ जाते हैं कि वहाँ से डरते हैं कि वहाँ जाने से हमारा बिल ज़्यादा आ जाएगा, इसीलिए लोग घबराते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल।